अब अगला पड़ाव 100 बात की एक बात का। चीन ने अपनी एक कंपनी के जरिए भारत के राष्ट्रपति और पीएम समेत 10,000 नामचीन लोगों की जासूसी करवाई। मॉनसून सत्र के पहले कराए गए टेस्ट में लोकसभा के 17 जबकि राज्यसभा के 8 सांसद कोरोना पॉजिटिव निकले। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी, जिसे बिना वारंट गिरफ्तारी समेत कई अधिकार दिए गए हैं। और विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा को हराकर जेडीयू के सांसद हरिवंश दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सेल्फी के चक्कर में एक गाड़ी में बैठे 2 लोग मौत के मुंह में फंस गए। यह घटना उस वक्त हुई जब वहां की कारम नदी में अचानक बाढ़ आ गई और खतरनाक हुई नदी देखते ही देखते एक गाड़ी को निगल गई। इस मंजर ने वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। सामने आए एक वीडियो में गाड़ी 300 फीट गहरी खाई में गिरती हुई दिखी। इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। कार जा रही कार। कारम नदी में अचानक आया सैलाब गाड़ी को काफी दूर तक बहा कर ले गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि गाड़ी में बैठे लोगों को किसी तरह बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से कुल 3 गाड़ियों को वहां नुकसान पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के पास लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी। 100 बात की एक बात है कि सेल्फी लेने की वजह से हुआ यह हादसा काफी गंभीर रूप भी ले सकता था। वो तो अच्छी बात यह रही कि गाड़ी में बैठे लोगों को किसी तरह बचा लिया गया, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कूटनीतिक स्तर पर भारत से बातचीत कर रहा चीन पर्दे के पीछे से भारत को ही गीदड़ भभकी देने लगा है। एलएसी के पास लद्दाख में चीन की सेना के अभ्यास का एक और वीडियो जारी किया गया, जिसे चीन का मीडिया जंग की तैयारी मानकर दिखा रहा है। लद्दाख के वीरान पहाड़ी इलाकों में हुए इस अभ्यास में चीन की वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। थल सेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास के जरिए चीन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और शायद इसीलिए इस अभ्यास का वीडियो भी सेना की ही तरफ से जारी किया गया। अभ्यास के दौरान चीन की फौज ने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागने का अभ्यास किया। खाली इलाकों में टैंक दौड़ते दिखे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रस्सी के सहारे चढ़ने का अभ्यास करते सैनिक भी दिखे। एक चोटी से दूसरी चोटी तक रस्सी से पहुंचने का अभ्यास भी सैनिकों ने किया। दावा है कि यह अभ्यास करीब 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर किया गया। साफ है कि इसका मकसद लद्दाख में दम दिखा रही भारतीय फौज को गीदड़ भभकी देना था। इस अभ्यास में चीन के कुछ जंगी जहाज भी दिखे। अभ्यास के लिए जमीन पर निशान बनाए गए, जिन पर फाइटर जेट से निशाना लगाना था, लेकिन अभ्यास के दौरान भी ये जहाज सटीक निशाना नहीं लगा पाए। 100 बात की एक बात यह कि ऐसा पहली बार है जब चीन की सेना के अभ्यास का वीडियो वहां के मीडिया को दिया गया। साफ है कि भारतीय फौज के लद्दाख में दम दिखाने के बाद चीन की जनता में भी वहां की सेना के प्रति भरोसा कम हो रहा है। एक तरफ चीन इस अभ्यास के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ चीन के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक प्लांट का ठेकेदार 3 लोगों के साथ मारपीट करता दिखा। बताया गया कि सामान चुराने के शक में ठेकेदारों ने आरोपियों को बेरहमी से पीटा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग मजदूरों के साथ मारपीट करते दिखे। ठेकेदारों ने बंधक बनाकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। एक ठेकेदार जो काफी गुस्से में था, उसने एक पाइप से पिटाई करनी शुरू कर दी, जबकि एक दूसरा ठेकेदार थप्पड़ और मुक्के बरसाता दिखा। हालांकि आरोपियों ने कई बार लोगों से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन पीटने वालों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एक आरोपी के साथ बदसलूकी भी की गई। उसके कपड़े उतरवाए गए और फिर उसे मुर्गा बनवा दिया गया। वीडियो के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करवाई। 100 बात की एक बात यह कि पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे वीडियो के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई और न ही केस दर्ज हुआ। ऐसी भी खबर है कि ठेकेदारों ने पीड़ित मजदूरों से समझौता कर लिया ताकि इस मामले में कानूनी कार्रवाई ना हो। दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले 48,000 झुग्गी वालों को केंद्र सरकार ने राहत दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि इस मसले पर शहरी विकास मंत्रालय से सलाह हो रही है और जब तक झुग्गी वालों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी। साथ ही केंद्र ने कोर्ट को यह भरोसा भी दिलाया कि रेलवे और दिल्ली सरकार से बात करके 4 हफ्ते में इसका हल ढूंढ लिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के आसपास की झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद रेलवे की ओर से झुग्गियों को खाली करने के लिए नोटिस भी चिपका दिया गया था। इजरायल में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। इजरायल में फिर 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया। इसी के साथ इजरायल दूसरी बार लॉकडाउन लागू करने वाला पहला देश बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से पहले बीजेपी ने सेवा सप्ताह अभियान की शुरुआत कर दी। 17 सितंबर को पीएम का जन्मदिन है और इसी के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
20 सितंबर तक चलने वाले इस सेवा सप्ताह के दौरान पार्टी कार्यकर्ता देश भर में सफाई अभियान चलाएंगे, अस्पतालों में मरीजों की सेवा करेंगे और रक्तदान शिविर लगाएंगे। हॉस्पिटल में जा करके हमारे मरीजों के लिए उनकी देखभाल करने का काम होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें समान लिंग विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट में मान्यता देने की अपील की गई। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उन लोगों की सूची सौंपने को कहा जिन्हें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समान लिंग विवाह का रजिस्ट्रेशन करने से मना किया गया। अब इस मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यूपी के वाराणसी और गाजीपुर समेत कई जिलों में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डीएम दफ्तर के बाहर पहुंचे, जिन्हें बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड गिरा दिए। इसके बाद तो पुलिस वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सड़क पर बैठे कुछ प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। हालात सामान्य करने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस से उलझ गए। ऐसे प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने सड़क पर ही गिरा गिरा कर पीटा। अपने साथियों को पिटता देख समाजवादी पार्टी के बाकी कार्यकर्ता भी गुस्से में आ गए और उन्होंने डीएम दफ्तर के बाहर हंगामा तेज कर दिया। इस हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। इसी तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर में भी किया, लेकिन वहां हंगामा बढ़ने से पहले ही पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। जो नहीं माने उन्हें हिरासत में लेकर हालात सामान्य किए गए। सौभाग्य की बात है कि बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी पिछले कुछ दिनों से एक्शन में है। उसके कार्यकर्ता लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि हर बार पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उनके प्रदर्शनों को शांत करवा दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए किम जोंग उन एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग उन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से पहले ही एक मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं, जिसकी चर्चा व्हाइट हाउस तक भी पहुंच चुकी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में होंगे, जबकि किम जोंग उन अक्टूबर में मिसाइल का परीक्षण करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। अमेरिका के लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के मसले को सुलझाने में नाकाम रहे। उत्तर कोरिया के कुछ पत्रकारों ने तो दावा किया है कि चुनावों पर असर डालने के मकसद से ही किम जल्दबाजी में मिसाइल का परीक्षण करना चाहते हैं। चर्चा है कि ये कोशिश अमेरिका के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के लिए है। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन किम का बढ़ता दबाव व्हाइट हाउस को बातचीत के रास्ते खोलने पर मजबूर कर सकता है। सौभाग्य की बात है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अगर उत्तर कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण किया तो दोनों देशों के रिश्ते तो खराब होंगे ही, चुनावों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जबकि ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसी नौबत आए। यही वजह है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर शुरू होने की अटकलें तेज हो गई। ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को जल्द ही समन भेज सकती। खबरों के मुताबिक इस मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने इन तीनों का नाम लिया है और पूछताछ में बताया कि उन्होंने सारा अली खान से कई बार ड्रग्स लिए थे। खबर है कि एनसीबी को पता चला है कि सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर से जुड़ी है। इतना ही नहीं, पूछताछ में सारा के एक अलग ड्रग तस्कर से संपर्क में होने की भी खबर सामने आई, जिसके बारे में एनसीबी पता लगाएगी। इस मामले में रिया के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा का नाम सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। अमेरिका में एक बार फिर पुलिस के एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया। जॉर्जिया राज्य में हुए इस मामले में एक पुलिस वाले को नौकरी से भी निकाल दिया गया। यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस की ज्यादती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक नहीं बल्कि दो पुलिस वाले उस निहत्थे आदमी को दबोचे हुए नजर आए। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक पर काबू पाने के लिए दोनों ने अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया। इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड चीखती चिल्लाती रही, मगर पुलिस वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। एक पुलिस वाला तो उस आदमी का मुंह भी दबाता दिखा और फिर खुंदक में उसने उसे 2-3 घूंसे मार दिए। वीडियो में घूंसे मारने वाला पुलिसकर्मी उस आदमी से उसका हाथ काटने की बात भी कहता सुनाई दिया। हालांकि बाद में उसे बर्खास्त कर दिया गया। सौभाग्य की बात यह कि पुलिस की बर्बरता से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से ही अमेरिका में लोग भड़के हुए हैं, लेकिन मामला शांत होने के बजाय वहां से लगातार अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिकों पर जुल्म की खबरें सामने आ रही। काला हिरण शिकार केस में सलमान खान को कोर्ट में पेश होना होगा। सलमान खान को 28 सितंबर को अदालत में पेश होना होगा। जोधपुर की जिला अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में यह आदेश दिया। इससे पहले उन्हें इस मामले में अदालत में पेशी से छूट मिली हुई थी। सलमान खान पर 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था।
राजस्थान के बारां में एक कोरोना अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए मेडिकल स्टाफ ने गाना गाया। इतना ही नहीं, वहां भर्ती मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे भी गाना गाने को कहा गया। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के अंदर कोरोना का डर खत्म करने के लिए यह पहल की। दिल्ली के रघुबीर नगर में कुछ बदमाशों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में एक आदमी पर भी पहले से कई केस दर्ज हैं। चारों ने चाकू से मेरे लड़के को मार दिया और 2 जनों को मारा इन्होंने। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर पहुंच गईं। अब दोनों के बीच बुधवार को तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से कोलकाता मेट्रो चलने लगी। वहां करीब 5 महीने बाद मेट्रो सेवा फिर से शुरू हुई, जिसके लिए कड़े इंतजाम किए गए और मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने वाले हर यात्री के बुखार की जांच की गई। स्टेशन के एंट्री गेट पर ही सैनिटाइजर रखा गया, जिससे हाथ साफ करके यात्री अंदर जाते दिखे। मेट्रो स्टेशन पर और मेट्रो के अंदर 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए भी खास इंतजाम किए गए। मेट्रो की सीट पर निशान बनाए गए और यात्री उनके हिसाब से बैठे नजर आए। फिलहाल कोलकाता मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी, जिसकी वजह से दफ्तर जाने वाले लोग खुश नजर आए। मेट्रो चलने के बाद अभी हम लोग को बहुत आसानी होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग मेट्रो ले सकते हैं। कोलकाता में एक दिन पहले भी नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मेट्रो चलाई गई थी। सौ बात की एक बात यह कि कोरोना काल में मेट्रो के फिर से शुरू होने से लोगों को काफी सहूलियत होगी, क्योंकि उससे उनका समय बचेगा। साथ ही लोग मेट्रो में उनकी सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था से भी खुश दिखे। चर्चा है कि रूस एक ऐसी मिसाइल बनाने की कोशिश में है जिसे अगर चलाया गया तो वो दिन दुनिया के लिए कयामत का दिन साबित हो सकता है। ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस विभाग ने यह आशंका जाहिर की है और दुनिया को इस मिसाइल से आगाह किया है। चर्चा यह है कि रूस जो मिसाइल बनाने में लगा है वो दुनिया की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल साबित हो सकती है। ऐसी मिसाइल जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम हो, ऐसी मिसाइल जो दुनिया के किसी भी कोने तक निशाना साध सकती हो, और सबसे अहम बात यह कि ऐसी मिसाइल जो बरसों तक हवा में ही रह सकती हो। मतलब यह कि मिसाइल को जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ही तैयार रखा जा सकता हो। हवा में सालों तक तैनात रहने वाली मिसाइल एक इशारे भर से निशाने पर जा सकती है। दावा है कि जहां यह मिसाइल गिरेगी वहां सब कुछ तबाह कर देगी। लेकिन आरोप यह है कि इस तरह की मिसाइल बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन है। पिछले साल रूस के उत्तर पश्चिमी हिस्से के एक शहर में रेडिएशन का स्तर अचानक कई गुना बढ़ गया था। 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बीमार हो गए थे। ब्रिटेन का दावा है कि यह हादसा इसी मिसाइल को बनाने के दौरान हुआ था। सौ बात की एक बात है कि इस तरह के हथियार अगर किसी भी जंग में इस्तेमाल हुए तो दुनिया सैकड़ों साल पीछे चली जाएगी। रूस की इस कोशिश को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी सरकार ने यूपीएसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इस फोर्स को कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए इस फोर्स के जवानों या अधिकारियों को अदालत से गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बिना वारंट के ये फोर्स किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और उसके घर और उसकी संपत्ति की तलाशी भी ले सकती है। इतना ही नहीं, अदालत को भी यूपीएसएसएफ के जवानों या अधिकारियों पर कार्रवाई करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यूपी के अहम सरकारी दफ्तरों, सरकारी इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यूपीएसएसएफ के पास होगी और एडीजी रैंक का अधिकारी इस फोर्स का मुखिया होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जून में ही एसएसएफ के गठन की मंजूरी दे दी थी, जिसके क्रम में कल सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की सूचना जारी की है और डीजीपी से रोडमैप मांगा है। जर्मनी में कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों के बीच एक ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया। वहां किसी मैदान या हॉल में नहीं बल्कि कुछ इमारतों की छतों पर कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसके लिए जर्मनी के द्रेसडन शहर में कलाकार गाजे बाजे के साथ अलग अलग इमारतों में जाते नजर आए। वो छतों पर पहुंचे तो सामने लोग पहले से ही उनके इंतजार में दिखे। जैसे ही संगीतकारों ने साज बजाए, ऐसा समा बंध गया कि कुछ लोग अपने घरों की बालकनी और खिड़कियों पर जम गए और बाकी सड़क पर ही झूमने लगे। इस तरह अलग अलग छतों से परफॉर्मेंस देकर सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रही और कई महीनों बाद लोगों को म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने का मौका भी मिल गया। सौ बात की एक बात है कि जर्मनी में कोरोना की वजह से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। बड़े कार्यक्रमों पर अब भी पाबंदी लागू है। ऐसे में लोगों को कोरोना के गमगीन माहौल से निकालने के लिए ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने छतों पर कार्यक्रम किया। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 98 अंक नीचे 38,757 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 25 अंक नीचे 11,440 पर बंद हुआ।
सूरत में एक बिल्डर ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे कई परिवारों को रहने के लिए अपने फ्लैट दे दिए। दावा किया गया कि इस बिल्डर ने लोगों से इन फ्लैटों का किराया भी नहीं लिया, बस फ्लैट की देखभाल के लिए थोड़े पैसे लिए गए। साथ ही बिल्डर ने यह भी ऐलान किया है कि कोरोना संकट से जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक ऐसी ही व्यवस्था चलती रहेगी। बिल्डर की इस योजना से कोरोना संकट के बीच काम धंधे की तलाश में भटक रहे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। 42 परिवार यहाँ तक अभी रहने आ चुके हैं। उसकी इच्छा हो तब तक 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक चाहे वो रह सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत में कुछ पुलिस वालों पर थाने में एक लड़की के गैंगरेप का आरोप लगा। गैंगरेप का आरोप लगाने वाली इस लड़की को 2 पुलिस वालों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसने पुलिस हिरासत में रेप की वारदात होने का दावा किया। हालांकि डीएसपी के मुताबिक इस लड़की की मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें जी 3 नामजद और बाकी अन्य के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। हमने सभी को सामने जांच कर लिया है, अभी तक किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं हो सकी है। स्पिनर प्रवीण तांबे को कोलकाता नाइट राइडर्स ने कोचिंग स्टाफ के सदस्य के तौर पर टीम में शामिल कर लिया, यानी अब वो टीम में खेलने के बजाय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे। इससे पहले 48 साल के प्रवीण तांबे को कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस साल आईपीएल के लिए खरीदा था, लेकिन बीसीसीआई को खबर दिए बिना विदेशी टी20 लीग में खेलने पर उन्हें आईपीएल से बाहर होना पड़ा था। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में 6 महीने बाद जिम और योग सेंटर खुल गए। एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने सभी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी दूसरी जगहों पर मौजूद फिटनेस सेंटर को खोलने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद पूरी तैयारी के साथ राजधानी में जिम और योग सेंटर खोले गए, जिनके खुलने के इंतजार में कई महीने से घर बैठे लोग पहले ही दिन वहां पहुंच गए। पूर्वी दिल्ली के एक जिम की जो तस्वीर सामने आई, उसमें भी कुछ लड़के मुंह को मास्क से ढककर और एक दूसरे से दूरी बनाकर वहां कसरत करते नजर आए। देख रहे हैं सभी के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा सके, इसके लिए हर सीट के बीच में एक ऐसी सीट होगी जिस पर क्रॉस का मार्क होगा। फिट रहने के लिए जिम पहुंचे लोग अलग अलग मशीनों पर पसीना बहाते नजर आए। उन्होंने भरोसा जताया कि महामारी से बचाव इसी तरह हो सकता है। जिम में इंसान वर्कआउट करता है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, खाएगा पिएगा, उसका हार्ट भी सही रहता है, खाएगा पिएगा ना तो वो अच्छा भी रहेगा इस तरीके से। जिम मालिकों ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए आगे के लिए बेहतरी की उम्मीद जताई। हमने 6 महीने से जिम इंडस्ट्री के लोगों ने किस तरह से अपने 6 महीने काटे हैं। जिम पहुंचे लोगों के शरीर का पहले तापमान मापा गया, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज करवाकर ऑक्सीमीटर से उनमें ऑक्सीजन लेवल की जांच की गई। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उन्हें कसरत के लिए अंदर जाने की इजाजत दी गई। सौभाग्य की बात है कि जिम और योग सेंटर खुलने से उनके मालिकों को बड़ी राहत मिली। इससे पहले भी केजरीवाल सरकार ने एलजी अनिल बैजल से जिम खोलने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन उस वक्त एलजी ने राजधानी के हालात को नाजुक बताते हुए उन्हें बंद रखने का निर्देश दिया था। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें जमीन खिसकने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान और बचाव दल के लोग जुट गए। सबसे ज्यादा तबाही जिले के बीरलामा गांव में हुई, जहां कई मकान ढह गए। गांव का नामो निशान तक मिट गया। सामने आई एक तस्वीर में मलबे में दबी एक बच्ची को निकालकर बचाव दल के लोग इलाज करते दिखे। यही नहीं, दबे लोगों को निकालने के लिए मलबे को हटाने का काम तेज कर दिया गया, ताकि जो लोग फंसे हों उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। वहीं इस हादसे में अपना सब कुछ गंवा चुकी एक महिला को कुछ लोग ढाढ़स बताते भी दिखे। गाँव के ही एक लड़के ने कुदरत के इस कहर में 15 लोगों के लापता होने की जानकारी दी। 16 जना के बेपत्ता हो, बेपत्ता नहीं, बेपत्ता में 1 जना को लाश भेटिएको छ। नेपाल सरकार ने हादसे के पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का भी भरोसा दिया। सौभाग्य की बात यह कि पहली बार नहीं है जब नेपाल के पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकने की वजह से इतने लोगों की जान पर संकट आया। जुलाई में भी इसी तरह के हादसे में 60 लोगों की मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक अभी हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर भारी बारिश से जमीन खिसकने की आशंका टली नहीं है। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर से राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार और आरजेडी सांसद मनोज झा को ध्वनि मत से हराया और दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बन गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री समेत पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों ने उन्हें जीत की बधाई दी। हरिवंश नारायण सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर पिछले हफ्ते अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके 2 दिन बाद मनोज झा ने विपक्ष की ओर से अपना पर्चा भरा था। पाकिस्तान के कई शहरों में शिया विरोधी प्रदर्शनों की वजह से दंगे भड़कने की आशंका बढ़ गई। इन प्रदर्शनों की शुरुआत पाकिस्तान के कराची से हुई, जहां शिया समुदाय के विरोध में बुलाई गई एक रैली में हजारों लोग जुटे और शिया समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी लोगों ने कराची की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई लोग शिया विरोधी नारे लिखे पोस्टर लेकर भी पहुंचे।
लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के कुछ शिया नेताओं पर भड़का, जिन्होंने 1 महीने पहले मुहर्रम के मौके पर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कराची में हुए प्रदर्शन के बाद पूरे पाकिस्तान में दंगे भड़कने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि प्रदर्शन के कुछ ही देर बाद ट्विटर पर #शिया जेनोसाइड यानी शिया मुसलमानों का नरसंहार पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड करने लग गया। इस प्रदर्शन ने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत कई नेताओं की नींद उड़ा दी, क्योंकि गुस्साए सुन्नी समुदाय के लोग हिंसक प्रदर्शनों की तैयारी कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि अल्पसंख्यकों की तरह पाकिस्तान में शिया समुदाय भी हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है। इस बार कुछ शिया नेताओं के महीने भर पुराने बयान पर वहां के लोगों का गुस्सा भड़का, जिसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो पूरा पाकिस्तान दंगों की आग में झुलस सकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लद्दाख में साइकिल रैली में हिस्सा लिया और लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। इस साइकिल रैली का आयोजन फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया। पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते कोरोना खतरे के बीच मंगलवार से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान में पिछले 5 महीनों से स्कूल बंद हैं, लेकिन अब सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें स्कूल में कोई खतरा न हो। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने शॉर्ट फिल्में बनाने वाले राहुल रॉय और सबा दीवान से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन दोनों को हिंसा से जुड़ी साजिश के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। गुजरात के कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। कच्छ की जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती पर कर रही वहां के किसानों ने अपनी किस्मत बदली थी। खुद पीएम मोदी ने भी अपने रेडियो शो मन की बात में इसका जिक्र किया था। और अब वहां के किसान अपनी तकदीर संवारने वाले ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है इस फल को चीन में ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, इसलिए वो इसका नाम बदलना चाहते हैं। क्योंकि ये फल कमल के फूल की तरह दिखता है, तो किसानों ने इसका नाम कमलम रखने की मांग की है। ड्रैगन नहीं रखो, क्योंकि ड्रैगन नाम चाइनीज है, तो अपना इंडियन नाम कमलम इसको पहचाना जाए। अपनी इस मांग के लिए किसानों ने इलाके के सांसद को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की गुजारिश की। सौभाग्य की बात है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में ड्रैगन फ्रूट दक्षिण अमेरिका के देशों से आया, जहां इसे पिताया के नाम से जाना जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर इस फल की खेती गुजरात में करीब 300 एकड़ में हो रही है। क्योंकि ड्रैगन से ही चीन की पहचान जुड़ी है, इसलिए कच्छ के किसान इस फल का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में एक टोल प्लाजा से हादसे का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ कारों का एक बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि ट्रक हैदराबाद से नागपुर जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही यह हादसा हो गया। सामने आए हादसे के वीडियो में टोल प्लाजा पर 3 गाड़ियां खड़ी दिखी। तभी पीछे से वो ट्रक आता नजर आया, जो वहां रुकने के बजाय आगे बढ़ता चला गया। ऐसे में उसने डिवाइडर से टकराने के बाद वहां खड़ी गाड़ियों में पीछे से टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराईं। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद